मेरा नाम पूजा है। मैं 12 साल की हूँ। सब मुझे हमेशा सिंपैथी दिखाते हैं। कारण है मेरा ना चल पाना। मुझे पोलियो है। मैं नॉर्मल बच्चों के जैसे ना खेल सकती हूँ, ना स्कूल जा सकती हूँ, ना ही भाग सकती हूँ। मुझे सिंपैथी मत दिखाना। बहुत देख लिए मैंने अपनी छोटी सी लाइफ में। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा देख लिए। किसी डिफ़ॉर्मिटी के साथ पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना मेरे हाथ में है। इसलिए मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि मैं नहीं चल सकती। अब क्या दिन भर इस बात को सोच के रोती रहूँ? 12 साल की बच्ची इतनी समझदारी वाली बात कर सकती है। आप शौक तो नहीं है ना? देखिए, जब ऐसा कुछ होता है, समझदार बनने के अलावा आपके पास कोई और चॉइस ही नहीं होती। क्योंकि आप अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सबसे ज़्यादा दुख आपको ही होगा। एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो और ढूंढो इसका सोल्यूशन। रोते रहने से तो कुछ नहीं होगा, बल्कि आपका ही टाइम वेस्ट होगा। जितना ज़्यादा रोओगे उतना लेट पहुंचोगे अपने सोल्यूशन तक। मेरे सिबलिंग्स का बहुत बड़ा हाथ है मेरे इतने जल्दी समझदार होने में। सच कह रही हूँ। उन्होंने ही सबसे पहले मुझे महसूस कराया कि दुनिया कितनी कठोर हो सकती है अगर आप कमज़ोर हैं तो। जितने भी अजीबोगरीब शब्द मुझे बाहर वाले सुनाते, उससे पहले ही मुझे घर वालों ने सुना दिया, वो भी अपने ही भाई बहन ने। सोचो, बाहर वालों को कहा तो फिर भी एक बार को इंसान भूल सकता है, लेकिन अपने ही सगे संबंधी जब आपको आपकी कमी का रोज़ रोज़ एहसास कराएं तो आपको तो स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। पहली पहली बार जब उन्होंने मेरे अपंग होने का मजाक बनाया था, तब मैंने कहा था मम्मी पापा से, लेकिन शायद वो भी मुझे स्ट्रांग करने की मुहिम में मेरे सिबलिंग्स के साथ थे। उन्होंने भी कुछ खासा रिएक्ट नहीं किया। मुझे इन लोगों की ऐसे होने की आदत हो चुकी है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये लोग कितना प्यार करते हैं मुझसे, मेरे परिवार वाले। लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखा है, क्योंकि मुझे ज़िंदगी भर इनके साथ तो रहना नहीं है। वैसे भी ये मुझे अपने साथ क्यों रखेंगे? जैसे ही मैं एक बार बालिग हुई, ये मुझे निकाल देंगे। इसलिए वो मुझे निकालें उससे पहले मैं ही निकलना पसंद करूँगी। कहते हैं हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल ठीक। मेरे दादा और दादी दोनों ही मुझे बहुत प्यार करते हैं। सिबलिंग्स और मेरे पेरेंट्स जैसे नहीं, सच्ची वाला। इस सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस में वो दोनों मेरे लिए एक ब्लेसिंग जैसे हैं। वरना शायद मैं इतनी स्ट्रॉन्ग जेन्युइनली नहीं होती, टूट चुकी होती, चुप रहने लगती, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता, डरती लोगों से बात करने में। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी स्कूल नहीं भेजा। नॉर्मल स्कूल तो छोड़ो, स्पेशल, सरकारी, किसी भी तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूट से दूर रखा। लेकिन फिर भी मैं इतनी समझदार। डाउट हो रहा है मेरी बातों पर? अरे डाउट मत करो। हर कोई टैलेंटेड नहीं होता, लेकिन मैं बॉर्न टैलेंटेड हूँ। अच्छा ठीक है, अब सच्ची सच्ची बताती हूँ कि इतनी ज़्यादा टैलेंटेड कैसे हूँ मैं। क्योंकि मैं सुपर वूमेन हूँ। ओके, आई नो इट वॉज अ बैड जोक। एक्चुअली मेरे 10th बर्थडे पर मेरे दादा दादी ने अपनी पेंशन जोड़ जोड़ के एक मोबाइल गिफ्ट किया था मुझे, और सबको हिदायत दी थी घर में कि मेरे मोबाइल को किसी ने भी छेड़ा तो उसकी खैर नहीं। चाहे दादू रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनके कहे का उल्लंघन करना इतनी हिम्मत अभी भी किसी में नहीं है। मैं तब से ही उसमें जो मुझे पसंद आता वो करती हूँ। पहले मैंने इंग्लिश बोलना सीखा, अब थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना आती है मुझे। मुझे बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक़ था। छुप छुप के अपनी बड़ी बहन की ड्राइंग्स बुक देखती थी घंटों तक। अगर उसमें कुछ बनाती तो डांट पड़ती, इसलिए सिर्फ देखा करती थी। जब मेरे पास मोबाइल आया तो मैंने पेंटिंग बनानी शुरू करी, और मेरी पहली पेंटिंग दादा दादी के लिए थी। दोनों बहुत खुश हुए थे मेरी पेंटिंग स्किल्स को देख के। बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है बेटी, दादी ने कहा था। एंड एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग, माई पेरेंट्स डिडंट लाइक इट, बट हु केयर्स। उन्हें मेरी परवाह नहीं, मुझे उनकी नहीं। जो आपकी परवाह करे उन्हीं की करो, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो कि आपकी कोई परवाह करने वाला है। अदरवाइज़ मुझे आपको ये ज्ञान देने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है कि कितने लोग अनाथ होते हैं जिनका कोई नहीं होता। आप लोग वैसे बहुत समझदार हो, समझते हो ये बातें। 2 साल और बीते ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते।
अपनी पेंटिंग्स की। और फिर पूरे पूरे दिन मैं कभी पेंटिंग्स बनाती, कभी ड्रेसेस बनाती, तो कभी कुछ लिख लेती, तो कभी कुछ पढ़ लेती। फ्री टाइम और एक्सेस टू एवरीथिंग, आप अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन गिफ्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन मैंने अपनी डिज़ाइन की हुई कई सारी ड्रेसेस पोस्ट की हैं, अपनी पेंटिंग्स को भी भेजा है, कई स्टोरीज़ लिखी हैं जिन्हें मैंने नामी गिरामी जो स्टोरी टेलर्स होते हैं जो कहते हैं कि आप अपनी स्टोरीज़ भेजिए, हम उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पर सुनाएंगे, मैंने वो भी किया है। लेकिन आज तक वो रिव्यू पेंडिंग का स्टेटस लेके उनकी साइट पर बैठी हुई है। अब किसी स्टेटस अपडेट की उम्मीद मुझे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लिखना छोड़ दिया है। मैं अब लिखती हूँ और पोस्ट भी करती हूँ। ये सब मैं इस उम्मीद में करती हूँ कि 18 की होने से पहले मुझे कुछ अच्छा खासा काम मिल जाए, जिससे मैं अपने दादा दादी और अपना ख्याल रख सकूँ। क्योंकि जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ वैसे मेरे सिबलिंग्स भी बड़े हो रहे हैं और उनके परेशान करने का तरीका भी इवॉल्व होता जा रहा है। दे आर जेलस ऑफ मी और वॉट, रियली डोंट नो। एक्चुअली आई डोंट वांट टू नो। मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि वो मेरे लिए क्या सोचते हैं। मेरे 15th बर्थडे पर मेरी दादी ने केक बनाया, घर पर ही। हम तीनों ने मेरे रूम में केक काटा और वहीं पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ। इतनी सारी प्रॉब्लम्स में मैं खुश हूँ। ऑब्वियसली इट्स माई बर्थडे, हर रोज़ थोड़ी होती है इतनी टैलेंटेड लड़की पैदा। खुश रहो, सच कह रही हूँ। लाइफ इज़ टू स्मॉल टू स्पेंड इन टेंशन। रात हुई और मैं सो गई। देखो, ये मेरी लाइफ है, कोई इंडियन टीवी सीरियल नहीं जिसमें मेरा बर्थडे हो और उसी दिन मुझे कहीं से कॉल आ जाए। ऐसा सिर्फ डेली सोप्स में होता है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, दैट इज़ ट्रू। लेकिन बर्थडे वाले दिन ही आपको कॉल आ जाए या खुशखबरी मिल जाए, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। शायद जब आप बिल्कुल एज पर होते हो, किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट पे, तब होता है कुछ। दादाजी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। सब हॉस्पिटल ले गए दादू को। घर पर अकेला छोड़ दिया मुझे। मुझे भी जाना था, रहना था दादू के पास। जब से अपनी इस कंडीशन को एक्सेप्ट किया है, उसके बाद मुझे कभी भी बेबसी का एहसास नहीं हुआ। लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो रहा था। मेरे मोबाइल की रिंग बजी। अननोन नंबर था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया, मुझे लगा हॉस्पिटल से होगा। लेकिन वो कॉल किसी डिज़ाइनिंग फर्म से था और उन्होंने मेरे भेजे हुए डिज़ाइंस को देखा और उन्हें वो बहुत पसंद आए हैं। उन्होंने मुझे इस सैटरडे को बुलाया है। मैं चुप थी। ये खुशी आई भी तो कैसी आई? मेरे दादू हॉस्पिटल में हैं और यहाँ ये अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ हाथ फैलाई खड़ी है। हेलो, क्या आप सुन रही हैं? ये सुनकर मेरा ध्यान वापस कॉल पर आया। जी हाँ, मैं सुन रही हूँ। देखिए, मैं आपको शाम को कॉल करके बताती हूँ। वो एक्चुअली मेरे दादाजी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो मैं इवनिंग में कॉल करके बताऊँ आपको? जी ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसी नंबर पे मुझे कॉल कर लेना और टेंशन मत लो, आपके दादाजी ठीक हो जाएंगे। मेरे कॉल रखते ही एम्बुलेंस की आवाज़ हुई गेट पर। मैंने अपनी व्हीलचेयर आगे बढ़ाई देखने के लिए, तो दादू एम्बुलेंस से उतर रहे थे। मैं नहीं बता सकती कि मेरे को कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दादाजी अंदर आए और सोफे पर लेटे से हो गए। और मेरी बच्ची, तेरा दादा शेर है, शेर। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। मैंने रोते हुए कहा, हाँ दादू, आप बहुत स्ट्रांग हो। शाम हुई और मैं कॉल करना भूल गई थी उस फर्म को। हेलो, मैं डिज़ाइनिंग फर्म से बात कर रहा हूँ। सुबह भी बात की थी आपसे। आपने कहा था कॉल करेंगे इवनिंग में। एक्चुअली मुझे लिस्ट प्रिपेयर करनी है जो सैटरडे को आ रहे हैं उन लोगों की, तो आप बता दीजिए कि आप आओगे या नहीं आओगे। सॉरी, मैं भूल गई थी। जी हाँ, मैं आऊँगी, आप मेरा नाम लिस्ट में लिख दीजिए। ओके ओके, थैंक यू। उस इंसान ने कॉल रख दी। मैंने दादा दादी को सब बताया और दादी मेरे साथ सैटरडे को उस फर्म जाने वाली थी। ज़िंदगी को आसान होना चाहिए या मुश्किल? हम लोग एक्सट्रीम पर ही सोचेंगे। कुछ कहेंगे आसान होना चाहिए और कुछ अपने आप को समझदार दिखाने के लिए ये कहेंगे मिक्सचर होना चाहिए। तो सुनो, लाइफ के रूल्स क्लियर हैं, उसको आपके एडवाइस की ज़रूरत नहीं है।
ज़िंदगी एक ऐसा तोहफ़ा है या गुलजार जिसमें महकते गुलाब के फूल भी मिलेंगे और ज़ख्म देने वाले कांटे भी। अब हम इस गुलदस्ते को कैसे संभालते हैं ये हमारे ऊपर है। अब या तो गुलदस्ते के गुलाबों को देखकर खुश हो जाएं या फिर उसमें लगे कुछ कांटों को देखकर हर वक्त रोते रहें। यह हमारा डिसीजन है। खुश रहेंगे तो कांटों का दुख पता भी नहीं चलेगा, रोते रहेंगे तो वो एक दो कांटे भी ज़िंदगी का नासूर बन जाएंगे। आगे की कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए।